चलो जी, अगला है 5.11। अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 10 years. The number of years it will be 4 times is assumed compound interest. कुछ पैसे हैं 10 साल में डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर तुम एक्स रुपीज रखोगे तो 10 साल बाद वो 2x हो जाएंगे। जो एन है वो 10 है। आई जो है ना वो नहीं पता। फिर वो बोलते हैं द नंबर ऑफ इयर्स इट विल बी 4 टाइम्स इज, कितने टाइम में 4 टाइम्स हो जाएंगे। अच्छा, पहले तो आप एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन यूज करो। और आप यूं लिख दो कि भाई मैंने आज एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे, 10 सालों बाद वो 2x हो जाएंगे। वन प्लस आई पावर एन। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर 10 बन जाएगा। फिर ये जो पावर 10 है ये लेफ्ट साइड पर आएगा, तो ये 2 की पावर 1/10 बन जाएगा। सही है ना। तो ये होगा 1.07177 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। और आई जो होगा वो बन जाएगा 1.07177 - 1। यानी कि आपका आई जो होगा ना, या इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बन रहा है 7.18%। तकरीबन 7.18% का इंटरेस्ट रेट बन रहा है। तो पहले तो आपने यहाँ से पहली इंफॉर्मेशन से इंटरेस्ट रेट ढूंढ लिया। अब क्या करोगे, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी 4 टाइम्स इज, कितने सालों में यही पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप वापस से लिख दो एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन। अब यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर 4x लिखो, और यहाँ पर 1+7.18% की पावर n डाल दो। अब आपको देखो, अगर पावर में अननोन है और पावर का अननोन ढूंढना है ना, तो कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो 4 इज इक्वल्स टू 1.0718 n। इसके बाद या तो आप लॉग्स यूज करोगे या आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे। लॉग सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर लॉग से रेलेवेंट वीडियो चाहिए हो तो वो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। अदरवाइज कैलकुलेटर पर इक्वेशन आप सबको सॉल्व करना आनी चाहिए। कैलकुलेटर पर ये इक्वेशन रखकर और आप इसको सॉल्व करो और मुझे एन की वैल्यू बताओ। ठीक है, एन की वैल्यू तकरीबन 20 आ रही है। सही है। तो हमारा आंसर 5.11 का जो है ना वो 20 होगा। सही है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, बोलते हैं 10 साल में डबल हो रहा है तो 20 साल में जो है वो 4 गुना हो जाएगा। नहीं, ये बात सही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर जो है ना वो जल्दी आ जाता है। यानी कि 20 साल में डबल नहीं होगा, 19.99 ईयर्स में डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्लोजेस्ट 20 ईयर्स है, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर होता तो वो 19.99 होता। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि 10 साल में एक चीज डबल हो रही है तो 4 टाइम्स होने के लिए उसको 20 साल लगेंगे। भाई आप 100 रुपये बैंक में रखते हो, एक साल बाद 110 हो जाते हैं, लेकिन 120 क्या 2 साल बाद 120 होते हैं? नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जल्दी पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है ना। 2 साल रखूंगा, एक साल बाद अगर 110 हो रहे हैं, 2 साल बाद 121 हो जाते हैं, तो 120 तो कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी होंगे। अब यहाँ पर राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर करीब करीब दिए हुए थे, तो इसलिए ऐसा था। लेकिन आप लोग कैलकुलेट करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5.12 अ टोटल ऑफ 14,000 इज इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, पार्ट एट 5% एंड द रेस्ट एट 6%। इफ 740 इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% इज। देखो, बोलता है कि मेरे पास टोटल 14,000 रुपये थे। कुछ पैसे मैंने जो है ना वो 5% पर इन्वेस्ट करे। एज्यूम कर लो कि 5% पर उसने जो पैसा इन्वेस्ट करा ना वो एक्स रुपीज है। बाकी पैसा उसने 6% पर इन्वेस्ट करा। तो अगर टोटल पैसा इसके पास 14,000 है और उसमें से पाँच उसने एक्स रुपीज 5% पर इन्वेस्ट करें, तो बचे हुए 14,000 माइनस एक्स रुपीज उसने 6% पर इन्वेस्ट करे होंगे। दोनों जगह का टोटल इंटरेस्ट जो है ना वो 740 है। यानी कि पी इंटू आर इंटू टी प्लस पी
P इंटू R इंटू T इज इक्वल्स टू 740, है ना। दोनों जगह से आने वाला इंटरेस्ट जो है वो 740 है। तो दोनों जगह पर अगर I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो टोटल जो है वो 740 होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे किया कि सर 5% पर एक्स है तो 6% पर 14,000 माइनस एक्स है। देखो ऐसे ही एज्यूम करो कि तुम्हारे पास 2,000 रुपये हैं। 2,000 रुपये में से तुमने 500 रुपये इधर इन्वेस्ट करे तो बाकी यहाँ कितने इन्वेस्ट करे होंगे सर? 1,500। कैसे आया 2,000 माइनस 500? ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.05 x होगा। अच्छा, दूसरी साइड पर हमारे पास 14,000 इंटू 0.06 जो है ये 840 बनता है। तो ये 840 माइनस 0.06 x इज इक्वल्स टू 740 होगा। फिर ये माइनस 0.01 x इज इक्वल्स टू माइनस 100 होगा। तो एक्स जो होगा वो 10,000 रुपये होगा, यानी कि मैंने 10,000 रुपये 5% वाली जगह पर इन्वेस्ट करे होंगे। ठीक है। और अगर आप इसको चेक भी कर लो कि अगर मैंने 10,000 रुपये 5% वाली जगह पर इन्वेस्ट करे हैं तो 10,000 इंटू 5% इंटू एक बनता है 500। और बचे हुए 4,000 रुपये मैंने अगर 6% वाली जगह पर इन्वेस्ट करें तो 4,000 इंटू 6% इंटू एक बनता है 2,400, सॉरी 240। तो ये टोटल 740 ही बनता है। तो आंसर डी होगा। क्लियर है। फिर 5.13, if the simple interest on a certain sum for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by 32.5, then the sum is। कुछ पैसे, वो बोलता है कि कुछ पैसे अगर आप 15 महीनों के लिए, कुछ पैसे अगर आप 15 महीनों के लिए 7.5% पर इन्वेस्ट करते हो। If the simple interest on a certain sum for 15 months at 7.5% per annum exceeds, तो उतने ही पैसे अगर 8 महीनों के लिए 12.5% के इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करे जाते। If the simple interest on a certain sum for 15 months at 7.5% per annum, यानी कि अगर कुछ पैसे 7.5 महीनों के लिए 7.5% के इन्वेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करे जाते हैं तो ये एक्सीड करते हैं। एक्सीड किस चीज से करते हैं? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट, इससे एक्सीड करते हैं। किससे? अगर वही पैसे 8 महीनों के लिए 12.5% पर इन्वेस्ट करे जाते हैं और एक्सीड करते हैं 32.5 से। तो P इंटू R इंटू टी, यहाँ का जो P इंटू R इंटू टी है माइनस यहाँ का जो P इंटू R इंटू टी, पहली जगह का इंटरेस्ट माइनस दूसरी जगह का इंटरेस्ट, आंसर आना चाहिए 32.5। ठीक है। ये सिनेरियो दिया हुआ है उसमें। तो ये आ जाएगा 0.09375 x माइनस दूसरी साइड पर कितना आएगा? दूसरी साइड पर आपके पास आ रहा होगा 0.083333 x इज इक्वल्स टू 32.5। तो 0.09375 माइनस 0.08333 और 32.5 डिवाइडेड बाय आंसर। तो x की वैल्यू आ रही है 3,120 रुपये। यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया होगा अमाउंट वो 3,120 रुपये होगा। ठीक है जी। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि अगर 3,120 रुपये 15 महीनों के लिए 7.5% पर इन्वेस्ट करे जाएं, 3,120 रुपये 15 महीनों के लिए 7.5% पर इन्वेस्ट करे जाएं तो ये बनता है 292.5। और अगर सेम 3,120
रुपए 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट करे जाए 12.5% पर, तो 3120 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12.5%, ये बनता है 260। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो 32.5 बनता है। सेम चीज हो रही है। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद अगला 5.14, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years, इट अमाउंट्स टू 410% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कुछ पैसे एज्यूम कर लो एक्स T years के लिए इन्वेस्ट करे गए हैं, और इट अमाउंट्स टू 400, यानी कि वो 400 हो जाते हैं अगर 10% के रेट पर इन्वेस्ट करे जाएं। अ सर्टेन सम यानी कि कुछ पैसे इज इन्वेस्टेड फॉर T years, अगर उन पैसों को T years यानी कि कुछ वक्त के लिए इन्वेस्ट किया जाए T years के लिए, इट अमाउंट्स टू 400, तो वो 400 हो जाते हैं फ्यूचर, एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, अगर रेट हो 10% पर एनम का। बट वेन इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, लेकिन अगर यही वाले पैसे लेकिन अगर यही वाले पैसे लेकिन अगर यही वाले पैसे बट वेन इन्वेस्टेड एट 4%, 4% पर इन्वेस्ट करे जाएं, बट वेन इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इट अमाउंट्स टू 200, तो ये 200 रुपए हो जाते हैं T years बाद। देन टाइम टी इज, तो टी कितना होगा? तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन के हिसाब से एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। अब हमें टी ढूंढना है ना। हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाई नीचे वाली इक्वेशन। तो 400 डिवाइडेड बाई 200, 400 डिवाइडेड बाई 200, 400 डिवाइडेड बाई 200 बन जाएगा 2, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या रह जाएगा? 1 प्लस 0.1 टी, और नीचे क्या रह जाएगा? 1 प्लस 0.04 टी। अच्छा, ये जो 1 प्लस 0.4 टी उल्टे हाथ पर आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस 0.08 टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 टी हो जाएगा। 1 उल्टे हाथ पर आएगा, 2 में से माइनस होगा, 1 रह जाएगा, और 0.08 टी सीधे हाथ पर आएगा, तो ये 0.02 टी हो जाएगा, और टी जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 0.02 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 50। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 50। क्लियर है? कोई मसला? सही हो गया। अच्छा, फिर 5.15, a sum of 7700 is to be divided among three brothers Zain, Zaid and Zuaib। ये मुश्किल सवाल है, मैं एक बार कर रहा हूं, फिर आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देखेंगे। 5.15, तीन भाई हैं, जैन, जैद और जुएब। तीन भाई हैं, जैद, जैन और जुएब। वो बोलता है कि मैंने 7,700 रुपये इन तीन भाइयों के बीच में बांटे। एज्यूम कर लो कि जैन को मिले X रुपीस, जैद को मिले Y रुपीस, तो जुएब को कितने रुपए मिले होंगे? A sum of 7,700 is to be divided among three brothers Zain, Zaid and Zuaib। एज्यूम कर लो कि जैन को X रुपीस मिले, जैद को Y रुपीस मिले, तो जुएब को कितने मिले होंगे? क्या जेड लिख दूं? अगर मैं जेड लिखूंगा ना तो तीन अननोन आ जाएंगे।
एक आसान तरीका बताता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि जुएब को जो पैसे मिले ना वो है 7700 -x - y। बात समझ आ रही है भाई? ये वाली बात समझ में आई? देखो लेट से मेरे पास 5000 रुपए हो, पहले बंदे को मैंने 1000 दे दिए, दूसरे को मैंने 1500 दे दिए, तो तीसरे को क्या पैसे मिलेंगे सर? तीसरे को 5000 -1000 -1500 मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर एक को एक्स दे दिए, एक को वाई दे दिए, तो तीसरे वाले को मैं जो दूंगा वो टोटल में से पहले दो को जो दिया है वो हटा दो, माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो दूंगा। फिर लिखा इन सच अ वे, इस तरह से बांटे हैं दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम आफ्टर 1 year फॉर जेन, 2 years फॉर जेड एंड 3 years फॉर जुएब रिस्पेक्टिवली रिमेन्स इक्वल। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? P × R × T। वो बोलते हैं इस तरह से ये पैसे बांटे हैं कि अगर जैन को जो पैसे मिले हैं उस पर अगर 5% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाए, तो ये जैद को जो पैसे मिले हैं उससे 5% का 2 साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाए उसके, और ये दोनों चीजें जो पैसे जुएब को मिले हैं, जो पैसे जुएब को मिले हैं, जो पैसे जुएब को मिले हैं उस पर अगर 5% का 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाए, ये तीन मामलात एक दूसरे के बराबर होंगे। जो पैसे जैन को मिले हैं 5% के हिसाब से उसका 1 साल का इंटरेस्ट, जो पैसे जैद को मिले हैं 5% के हिसाब से उसका 2 साल का इंटरेस्ट, और जो पैसे जुएब को मिले हैं 5% के हिसाब से उसका 3 साल का इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी। 1, 2 और 3, तीन चीजें बराबर होंगी। फिर बोलता है कि द शेयर ऑफ जैन इज मोर देन दैट ऑफ जुएब बाई। जैन को जुएब से कितने ज्यादा पैसे मिले। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी लेट से दो इक्वलिटीज ले लो, 1 और 2 को इक्वल कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं x × 5% × 1 इज इक्वल्स टू y × 5% × 2। 5% कैंसल, x इज इक्वल्स टू 2y। फिर हम ले लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 का मतलब है y इज इक्वल्स टू 5%, सॉरी, y मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7700 -x - y इंटू 5% इंटू 3। 5% से 5% कैंसिल कर देते हैं, 2 सीधे हाथ पर चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 7700 -x। अच्छा, x की जगह जो है हम 2y लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर ये जो 2 उधर आया तो उसने 3 को 1.5 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 7700 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से, तो ये 11,155,0। अच्छा, ब्रैकेट में जो है वो -3y है, तो ये बन जाएगा -4.5y। फिर ये सीधे हाथ पर आएगा तो 5.5y इज इक्वल्स टू 11,155,0। और y जो होगा वो हो जाएगा 11,155,0 डिवाइडेड बाई 5.5 यानी कि 2100 रुपये। मैं कह रहा हूँ ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, शायद आप लोगों को पहली बार समझना आए तो रिकॉर्डिंग में देखना पड़े, तो घबराओ नहीं होगी। y की वैल्यू आ गई 2100 रुपये। इसका मतलब जैद को जो पैसे मिले वो हमने ढूंढ लिए, वो 2100 रुपये। अच्छा, जैन को जो पैसे मिले हैं, जैन को जो पैसे मिले वो एक्स के बराबर है, और एक्स जो है वो 2y के बराबर है, तो इसका मतलब जैन को जो पैसे मिले हैं वो 2 × 2100 के बराबर है, यानी कि 4200 के बराबर है। कितने लोगों की खोपड़ी यहाँ तक चल रही है? और जो जुएब को पैसे मिले होंगे वो 7700 -4200 -2100, यानी कि जुएब को जो पैसे मिले होंगे वो 1400 रुपये मिले होंगे बचे हुए ना। अब उसका सवाल क्या था? उसका सवाल ये था कि आप ये बताओ कि जैन को जुएब से कितने ज्यादा पैसे मिले। तो 4200 -1400, 4200 -1400, 4200 -1400 बन जाता है आपका 2800 रुपये। ठीक है, कितने लोगों का मीटर शार्ट नहीं हुआ अभी? समझ में आया? सही है। ये अभी मैं बोला ना, ये मुश्किल सवाल है।
ये आप लोग जो है वो कुछ लोगों को जिनको समझ नहीं आया ना, अभी रिकॉर्डिंग देखना, उसमें आ जाएगा। तो अभी इसके बारे में सोचो नहीं, जो मुश्किल है उसके बारे में सोचो ही नहीं। 5.16 करो। अ पर्सन बोरोड 500 एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड 600 एट 4.5% पर एनम on the arrangement that the whole sum will be returned only when the total interest becomes 126. The number of years after which the borrowed sum is to be returned is। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल इंटरेस्ट का तरीका क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल इंटरेस्ट का तरीका क्या है? P इंटू आर इंटू टी। उसने किसी से लोन लिया, उसने बोला जब टोटल इंटरेस्ट दोनों चीजों का 126 बनेगा तब मैं लौटाऊंगा। तो 500 इंटू 3% इंटू टी जमा 600 इंटू 4.5% इंटू टी इज इक्वल्स टू 126। कर कर देखो जरा सॉल्व। ये मेरे ख्याल में 42t इज इक्वल्स टू 126 आ रहा होगा, और टी जो आएगा वो 126 डिवाइडेड बाई 42 आएगा, यानी कि 3 साल। 3 साल बाद ये पैसे लौटाएगा। ठीक है, 3 साल बाद ये सारे पैसे लौटाएगा। इसने ये कहा था कि मैंने एक जगह से 500 रुपये लिए, 3% का इंटरेस्ट उस पर देना, एक जगह से 600 रुपये लिए, 4.5% का इंटरेस्ट उधर देना है, और सारे पैसे मैं तब लौटाऊंगा जब ये 126 बन जाएंगे। सब दोनों का इंटरेस्ट 126 बन जाएगा। तो हमने सॉल्व किया तो 3 साल आंसर आ रहा है। चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं कहीं से 500 रुपये लूँ, 3% का इंटरेस्ट देना हो, और मैं 3 साल के लिए दूँ, तो इस पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? 45 का। और कहीं से अगर मैं 600 रुपये लूँ, 4.5% पे लूँ, और 3 साल के लिए लूँ, तो 600 इंटू 4.5% इंटू 3 साल, इस पर 81 का। तो टोटल दोनों जगह का जो इंटरेस्ट बनता है वो 126 बन रहा है। यही उसने कहा था कि जब दोनों जगह का इंटरेस्ट टोटल 126 हो जाएगा तब मैं पैसे लौटाऊंगा। 5.17। ए लेंड्स 2500 टू बी। ए ने बी को 2500 का उधार दिया, एंड अ सर्टेन सम टू सी, और कुछ उधार उसने सी को दिया, एट द सेम टाइम एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। If after 4 years A altogether receives 1120 as interest from B and C, then the sum lent to C is। अच्छा, ए ने बी को क्या उधार दिया है? ए ने बी को उधार दिया है 2500 रुपए का। ठीक है, सी को क्या उधार दिया है वो हमें ढूंढना है। सेम टाइम पर दिया है, एक ही वक्त पर दिया है, और 7% के रेट पर दिया, तो रेट इधर भी 7% है, रेट इधर भी 7% है। इफ आफ्टर 4 years, यानी कि 4 सालों के लिए दिया, इसको भी 4 साल के लिए दिया, इसको भी 4 साल के लिए दिया, और इसको इन दोनों जगह का टोटल इंटरेस्ट 1120 बनता मिलता है, तो वो ये कहता है कि सी को कितने पैसे दिए होंगे। तो भाई पी इंटू आर इंटू टी, ये बी से आने वाला इंटरेस्ट हो गया। इसी तरह से पी इंटू आर इंटू टी, ये दूसरी जगह से आने वाला इंटरेस्ट हो गया, और इन दोनों का टोटल 1120 बनना चाहिए। तो 2500 इंटू 7% इंटू 4 करा, 700 आया। 1120 में से 700 माइनस करा तो 420 इक्वल्स टू की राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर रह जाता है आपका 0.07 इंटू 4, यानी कि 0.28x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 420 डिवाइडेड बाई 0.28, यानी कि 1500। समझ आया? ठीक है, 2500 इंटू 7% इंटू 4 कर मैंने 1120 में से भी माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी को जो है इसने 1500 रुपये उधार दिया होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल 5.18। ये मुश्किल है थोड़ा। An investor receives a total of 5700 per annum in interest from three stocks yielding 4%, 5% and 8% per annum respectively.
एक बंदे ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हुए जहां से 4% का रिटर्न आता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हुए जहां से 5% का रिटर्न आता है, और कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हुए उस जगह पर जहां पर से 8% का रिटर्न आता है। द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। एज्यूम कर लो जो पैसे इसने 5% वाली जगह पर इन्वेस्ट करें वो एक्स है। एज्यूम कर लो जो पैसे इसने 5% वाली जगह पर इन्वेस्ट करें वो एक्स है। तो बोलते हैं 4% वाली जगह पर जो इन्वेस्टमेंट करी है ना वो 5% वाली जगह से 20,000 रुपए ज्यादा है, तो ये हो गई एक्स प्लस 20,000। एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम दी 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 times द इंटरेस्ट फ्रॉम दी 5% इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 1 साल की है, पर एनम की बात कर रहे हैं, और आई यानी कि इंटरेस्ट रेट, तो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। अच्छा, यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट करी है ये भी नहीं मालूम, यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है ये भी नहीं मालूम। ठीक है, देखो हमें 5% वाली जगह पर हमने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं 4% वाली जगह पर उससे 20%, 20,000 ज्यादा है, तो एक्स और एक्स प्लस 20,000 हो गया। 8% वाली जगह पर कितने पैसे इन्वेस्ट करें ये नहीं पता। अच्छा, यूजिंग आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, यूजिंग आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, पहला वाला क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 0.04x प्लस 20,000 इंटू 4% अगर करते हैं 800। अच्छा, दूसरी जगह वाला 0.05x। अच्छा, तीसरी जगह पर यहाँ पर 8% वाली जगह का इंटरेस्ट कितना होगा, कोई बता सकता है? 8% वाली जगह का इंटरेस्ट कितना होगा, कोई बता सकता है? जी हाँ, उसके लिए उसने एक इंफॉर्मेशन दी। उसे बोला द इंटरेस्ट फ्रॉम द 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 times द इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट। उसने ये कहा कि 8% वाली जगह से आने वाला जो इंटरेस्ट है वो जितना इंटरेस्ट 5% वाली जगह से आता है, इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो बनता है। तो 0.05 इंटू 8 करो, यानी कि यहां से इंटरेस्ट कितना आता है 0.4x। सही है। देखिए टाइम तो 11111 है, इसलिए क्योंकि 1 साल के इंटरेस्ट की टोटल की बात हो रही है। पी 5% वाली जगह पर एक्स एज्यूम किया, 4% वाली जगह पर 20,000 ज्यादा, तो एक्स प्लस 20,000। 8% वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट कितनी की है ये नहीं मालूम, जगहें 4, 5 और 8% वाली है, मल्टीप्लाई किया पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमें ये पता है कि पहली जगह से आने वाला इंटरेस्ट यानी कि ये वाली वैल्यू जमा दूसरी जगह से आने वाला इंटरेस्ट जमा तीसरी जगह से आने वाला इंटरेस्ट, ये तीनों बराबर हैं 5,000 और 700 के। ये 4% वाली जगह से आने वाला इंटरेस्ट है, ये 5% से आने वाली जगह वाला इंटरेस्ट है, और ये 8% वाली जगह से आने वाला इंटरेस्ट है। तो अब ये 0.04 प्लस 0.05 प्लस 0.4, ये हो जाता है 0.49x, और 5,700 में से 800 माइनस करते हैं तो 4,900 बनता है, और x जो है ना वो 4,900 डिवाइडेड बाई 0.49 यानी कि 10,000 बनता है। ठीक है, x अगर 10,000 बनता है इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5% वाली जो जगह है यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी 10,000, 4% वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट क्या होगी 30,000। ऐसा ही है ना। अच्छा, 5% वाली जगह से आने वाला इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 का 5% ले लो ना भाई, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तुमने 5% पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आने वाला इंटरेस्ट, यहां से आने वाला इंटरेस्ट होगा 500। अच्छा, 4% वाली जगह से आने वाला इंटरेस्ट कितना होगा 30,000 का, 30,000 का 4% ले लो, 30,000 का 4% यानी कि 1,200 आता होगा। अच्छा, 8% वाली जगह से कितना इंटरेस्ट आता होगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, 4,000। देखो इस तरह से भी प्रूव हो रहा है, 4,500 और 1,200 को ऐड करते हो तो भी 5,700 बनता है। क्लियर हो गया। अब 8% वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट कितनी की थी ये कैसे बता सकता हूं, यूजिंग आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। 8% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आता है वो 4,000 है, इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है,
रेट 8% का है, बात 1 साल की हो रही है, तो y आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 0.08, यानी कि 50,000। ये आपका आंसर होगा 10, 30, 50। क्लियर हो गया? ठीक है जी। ये एक और मुश्किल था थोड़ा सा क्वेश्चन, शायद आपको रिकैप करना पड़ेगा। अच्छा, 5.19, 5.19 में लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल हैज परचेज्ड ₹275,000 वर्थ ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? क्या आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो उधार, तो आपने एक सर्टिफिकेट परचेज करा है, इसका मतलब ये कि आपने 2,75,000 कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है, 2,75,000 रुपए किसी को दे दिए। द सर्टिफिकेट एक्सपायर्स इन 25 ईयर्स। ये 25 साल का सर्टिफिकेट है, यानी कि एक तरह से आपने किसी को ये नंबर 0 पर 25,000 रुपए का लोन दे दिया है, 2,75,000 रुपए का लोन दे दिया, और ये लोन कितने टाइम के लिए दिया है? ये लोन कितने टाइम के लिए दिया है? 25 सालों के लिए दिया है। And a simple interest rate is computed quarterly at a rate of 3% per quarter. 3% per quarter। ये 3% पर ईयर नहीं है, ये 3% पर ईयर नहीं है, ये 3% पर क्वार्टर है। इसका मतलब ये है कि देखो, मिसाल के तौर पे पहले साल की बात करूं, तो जब एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीनों का। एक क्वार्टर कितने महीनों का होता है? 3 महीनों का होता है। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। पहला क्वार्टर गुजरेगा, तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा क्वार्टर गुजरेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा क्वार्टर गुजरेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। चौथा क्वार्टर गुजरेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? 25वें साल तक। यह नंबर 25। ठीक है। और 3% पर क्वार्टर रेट का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि भाई एक क्वार्टर का 3% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि अगर 2,75,000 रुपए आपने हमारे पास रखे हैं, तो हम इसका 3% लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, और ये बन जाता है 8,250 रुपए। 8,250 रुपए आपका एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू सर्टिफिकेट होल्डर्स एवरी 3 months। Interest checks are mailed to certificate holders every 3 months। इसका मतलब ये हर 3 महीने में इंटरेस्ट पे भी कर दिया जाएगा। इसका मतलब है हर 3 महीने पर इंटरेस्ट दे भी दिया जाएगा, जमा नहीं हो रहा कहीं आपका पैसा। आपने 2,75,000 रुपए लगाए, 3 महीने का 8,250 बना, आपके घर आ गया, चेक आ गया आपके घर पर, जाओ बैंक से पैसे निकाल लो। वापस 3 महीने गुजरे, आपके घर पे 8,250 आ गए। वापस 3 महीने गुजरे, 3 महीने के जो 8,250 बने वो आपके घर आ गए। वापस 3 महीने गुजरे, 3 महीने के 8,250 बने वो आपके घर आ गए। वापस 3 महीने गुजरे, 3 महीने के 8,250 बने वो आपके घर आ गए। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 2,75,000 पर ही रह रही है, उस पर जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको घर पर मिल जाता है। द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 3 months इज, हर 3 महीने पे इसके घर पर कितना इंटरेस्ट आएगा? तो 8,250 आंसर होगा। समझ में आया? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाता कि 25 साल बाद, 25 साल बाद या आखिरी दिन, आखिरी दिन, आखिरी दिन इसको कितने पैसे इस बंदे को मिलते? हाँ, लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट बेटा, मेंशन्ड है सवाल में सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिरी दिन इस बंदे को कितने पैसे मिलते, कोई बता सकता है? इसको मिलते 2,83,250। इसको मिलते 2,83,250। फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, पैसे जमा थोड़ी हो रहे हैं, पैसे इकट्ठा थोड़ी हो रहे हैं। हर 3 महीने पर आपको 8,250 आप कमाते हो, आपके घर दे दिया जाता है।
तो जब मैं आखिरी बार जाऊंगा, जब ये बॉन्ड खत्म, जब ये सेविंग सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा, उस दिन बैंक ये बोलेगा कि ईयर नंबर 24.75 से लेकर ईयर नंबर 25, इन तीन महीनों का 8,250 रुपए का इंटरेस्ट ले जाओ और अपने 2,75,000 रुपए भी वापस ले जाओ हमसे। खोपड़े में गया कुछ? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर आपको सीधा सीधा सा हिसाब है, वो पैसे वापस कर देता है। तो जब 25वें साल जाओगे, एक तो आप अपने पैसे लेकर आओगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और आखिरी जो 3 महीने उसका चेक भी मिला होगा आपको। फिर 5.20 इफ पी इज द 1,000, आई इज 5%, एन जो है वो 4 है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो पी है वो 1,000 है, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस 5% पावर 4 माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लो। 215 समथिंग आ रहा है, 215.506 या 215.50 कह सकते हैं। चलो, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। और जो फ्यूचर वैल्यू या सम होगा या अमाउंट कहाँ तक पहुंच गया होगा, तो भाई जो अमाउंट कहाँ तक पहुंचा होगा उसमें मेरे 1,000 रुपए भी होंगे और 215.5 का इंटरेस्ट भी होगा, यानी कि 1215.5। इस हिसाब से आंसर ए बनता है। दूसरा तरीका इसको कैलकुलेट करने का क्या है, एस को कैलकुलेट करने का, वो है एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन। इसमें आप पी की जगह 1,000 डाल दो, 1 प्लस 5% पावर 4 कर दो। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट भी आपका 1215.5 बनेगा। फिर आप उसमें से अपने 1,000 माइनस करना, तो आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। बात समझ में आई?